बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 उसका मई जून 2017 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है उसको करने जा रहे हैं। वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जाकर देखें तो 2020, 2019 और 2018 ये विंटर समर के पेपर मैंने बहुत डिटेल्ड से कराए हैं कि हम जो राइट चॉइस है उस तक कैसे पहुंचेंगे। और कंसेप्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पेपर के अंदर कि आप रियलाइज़ करें और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो फिर वो 4 चॉइसेस जो आपको दी हुई होती हैं उसमें से राइट चॉइस को सिलेक्ट करना आसान होता है। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि कंसेप्चुअली तौर पे मैंने बड़ी डिटेल्ड से समझाया है उसको कि किस तरीके से आप करेंगे। जैसे ये वीडियो जब आप देखेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि कितना इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो चॉइसेस दी हुई हैं उन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। फिर वो जो पूछ रहा है आपसे उस तक आप कैसे पहुंचेंगे, राइट चॉइस को सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो देयर इज़ ए होल प्रोसेस। तो पास पेपर्स के लिए ज़रूर रेफ़र करें। आज हम स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 से। मैंने बिजनेसमैन इंट्रोड्यूसेस कैपिटल इनटू हिज बिजनेस के द ट्रांजेक्शन इज़ डेबिटेड इन द कैश बुक एंड क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। ये हम सबको पता है कि कोई बिज़नेस अगर बिज़नेस अपना शुरू कर रहे हैं तो एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप जहन में रखिएगा कि बिज़नेस जो है वो सेपरेट है और ऑनर जो है ये सेपरेट है। इसे बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट ये बताता है कि ऑनर की जो पर्सनल चीज़ें हैं उनका बिज़नेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसे ही बिज़नेस की जितनी चीज़ें हैं उसका ऑनर की पर्सनल जो लाइफ है तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट और लॉस तो उसी को मिलेगा ऑनर को, लेकिन वो ऐसा नहीं है। जैसे बिज़नेस के लिए अगर हम फर्नीचर ख़रीद रहे हैं तो वो बिज़नेस की बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होगा। ऑनर अगर फर्नीचर अपने घर के लिए ख़रीद रहा है तो वो फिर डेफिनेटली वो सेपरेट ट्रांजेक्शन्स होंगी उसकी। तो उसकी जो पर्सनल चीज़ें हैं उनके ट्रांजेक्शन वो खुद करेगा, उसका बिज़नेस से कोई लेना देना नहीं है। बिज़नेस जब आप कर रहे हैं तो एज एन अकाउंटेंट आपके लिए बिज़नेस एक सेपरेट एंटिटी है और ऑनर जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है। तो बिज़नेस एंटिटी का ये कंसेप्ट होता है। कहता है ऑफ विच अकाउंटिंग कंसेप्ट इज दिस एन एग्जाम्पल, कि किस अकाउंटिंग कंसेप्ट के तहत की ये एग्जाम्पल्स हैं। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है कि कैश को हम डेबिट करते हैं। और याद रखिएगा एक बात और जो मैं आपको बताऊं कि जब कभी भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो कीप योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ द अकाउंटेंट। आप अपने आप को अकाउंटेंट समझ के ये काम कीजिएगा कि जब भी आप ये काम करेंगे तो अपने आप को अगर अकाउंटेंट समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कंसेप्चुअली आपकी समझ में आ जाएंगी। लेट्स सी हम इसी को देखते हैं थोड़ा सा। एक ऑनर है, उसने बिज़नेस शुरू किया और आपको उसने अकाउंटेंट रखा। आप अकाउंटेंट हैं, आपका पहला दिन है। आप क्या हुआ बिज़नेस के अंदर क्या ट्रांजैक्शन हुई, डेफिनेटली पैसा आएगा तो फिर आप आगे की चीज़ें देखेंगे कि स्टार्ट होगा, इनिशिएट होगा। आपको बिज़नेस के लिए अगर कोई शोरूम है, आपकी शॉप है, उसको आप किराए पर लेंगे या ख़रीदेंगे, लोगों को एम्प्लॉय करना है, उसके बाद आप फिर जो चीज़ें बेचनी है उनको ख़रीदेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रहे हैं तो फिर उसके लिए प्लांट आएगा, मशीनरीज आएंगी। तो देयर इज़ ए होल प्रोसेस कि आप किसी भी किस्म का बिज़नेस कर रहे हैं और वो इनिशिएट होगा कि ऑनर बिज़नेस के अंदर पैसा इंजेक्ट करेगा तो होगा। तो अगर ऑनर ने पैसा बिज़नेस में इंजेक्ट किया तो एज एन अकाउंटेंट आप क्या एंट्री पास करेंगे। अगर बैंक के अंदर पैसा जमा करा दिया तो बैंक को डेबिट करेंगे, ये एसेट है आपका, और उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, एज एन अकाउंटेंट आपको ये हिसाब देना है ये पैसा कहाँ से आया। ये ऑनर ने इन्वेस्ट किया तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया। तो जैसे ही आप अकाउंटेंट बनकर इस पूरे किस्से को देखना शुरू करेंगे तो आपकी समझ में बड़े इत्मीनान से आ जाएगा। अब अगर ऑनर जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकलवा रहा है तो वो इस बैंक अकाउंट से निकालेगा तो एज एन अकाउंटेंट आप उसको बताएंगे कि सर ये निकाला तो है। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, ड्राइंग में रिकॉर्ड करेंगे आप, यानी सेपरेट एक अकाउंट उसके लिए बना देंगे कि भाई ये अगर जब भी ऑनर निकालेगा तो ड्राइंग अकाउंट में जाएगी और साल के एंड में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे होंगे उसमें ड्राइंग को फिर कैपिटल में से माइनस करेंगे और प्रॉफिट ऐड करेंगे। लॉस हुआ है तो उसको माइनस करेंगे। तो जब आप अकाउंटेंट बनकर ये तमाम बिजनेस कर रहे होंगे तो यू अंडरस्टैंड इजीली कि यार ये सेपरेट चीज़ें हैं, ऑनर सेपरेट है और बिज़नेस सेपरेट है। तो इस कंसेप्ट को बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट के तहत ही हो रहा है कि हम जब उसको कैश को डेबिट करते हैं
और उसके कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो एज ए बिजनेस जो है हमें ये पैसा देना है ऑनर को। गोइंग कंसर्न का तो मकसद ये है कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन फोर्सिएबल फ्यूचर। मैचिंग कंसेप्ट ये है कि रेवेन्यू जब आप जनरेट कर रहे हैं तो उसके पैरेलल या उनको जनरेट करने में जितने भी एक्सपेंसेस आकर्ड हुए हैं उन सब को आप रिकॉर्ड करें। और प्रूडेंस कंसेप्ट ये है कि अगर पैसा आपको नहीं मिलना है, जैसे आपका प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स इसकी एक्सेलेंट एग्जांपल है कि आपको अगर पैसा फ्यूचर में लग रहा है कि कस्टमर्स आपके पैसा नहीं देंगे तो फिर आप रिकॉर्ड कर लें उसी साल में जिस साल का वो ट्रेड रिसीवेबल है। तो ये तीन तो नहीं है बेसिकली। ये जो एंट्री हम पास करते हैं इसका बुनियादी कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से है। तो ए चॉइस फिर हमारी राइट चॉइस होती है। नंबर 2 में आते हैं, विच आर एग्जाम्पल ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन, के कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन की एग्जाम्पल है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कि जितने भी एसेट्स हैं, देखें फिर वही बात आ गई जो मैं ऊपर समझा के आ रहा हूँ कि एज एन अकाउंटेंट जब आप समझेंगे तो अकाउंटेंट से ही हिसाब किताब होता है सारे का सारा। जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स हर वो चीज़ जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचा रही है वो सारे के सारे एसेट्स हैं। एसेट्स दो जगहों से आते हैं आपके, या तो आपने किसी से लोन लिया होगा जिसे लाइबिलिटी कहते हैं, या ऑनर्स ने पैसा बिजनेस में इंजेक्ट किया है, उसने लगाया है, इंट्रोड्यूस किया है, लगाया है। अब अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये बिज़नेस बंद हो रहा है तो अकाउंटेंट क्या करेगा, अकाउंटेंट ये करेगा कि सारे एसेट्स बिक जाएंगे, यहाँ से जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, जिससे लोन लिया हुआ था उसको पेमेंट करेंगे, और जो बाकी बचेगा वो किसको पेमेंट हो जाएगी, ऑनर को पेमेंट होगी। इस सब का हिसाब किताब कौन दे रहा होगा, आज के दौर में उसको CFO भी कहते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है ये। और इसे अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट के ऊपर मैं आपको ले जाता हूँ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। किसी भी कंपनी का, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, उसमें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो फाइनेंस का हेड होता है, डायरेक्टर फाइनेंस भी कहते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलर भी उसको कहते हैं। तो ये वो आदमी होता है, ये वो डिपार्टमेंट होता है, इसके नीचे लोग होते हैं जो ये सारा काम कर रहे होते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, और इसी इक्वेशन के गिर्द घूम रही होती है कहानी। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो भी यही चीज़ है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस आप कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ कैपिटल को यहाँ रोकूँ तो ये प्लस है लाइबिलिटी, यहाँ क्या करेगा, एसेट्स में से अगर मैं लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दूँ कि जो भी एसेट्स से पैसा आया है उसमें से लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करूँ तो फिर क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। तो हम इस तरीके से भी इक्वेशन को प्लस माइनस करके आप डिफरेंट तरीक़ों से लिख सकते हैं। वो आपसे यही पूछ रहा है, तो कैपिटल इज़ इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ भी हो सकता है, और एसेट्स माइनस कैपिटल जो है वो भी फिर इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं कैपिटल प्लस एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इक्वेशन में प्लस का कैपिटल है, इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो माइनस तो हो सकता है, प्लस नहीं होगा, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज़, अगेन लाइबिलिटीज़ प्लस है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस होगी, ये भी इनकरेक्ट है। अलबत्ता तीसरे के अंदर कहता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, जो मैंने आपको बताया कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो मेरे भाई जो बचेगा वो फिर ऑनर्स को पे कर देंगे। तो थर्ड चॉइस आपकी राइट चॉइस है, और ये डी जिसके अंदर थर्ड ओनली दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो डी चॉइस आपकी राइट चॉइस है। और लॉजिक मैंने आपको बताई। अमिताभ परचेज ए वैन कॉस्टिंग $20,000, कि अमिताभ ने एक परचेज करी है $20,000 की वैन। ही प्रोवाइडेड एन ओल्ड वैन विद अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 8,000 इन पार्ट एक्सचेंज, और ये जो इसने वैन जो ख़रीदी उसके पार्ट एक्सचेंज में उसने पुरानी वैन जो है वो भी दे दी। देयर वाज ए प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ $1,500, और ये डिस्पोजल जो उसने पुरानी वाली जो उसकी वैन थी, ओल्ड वैन, ये एक्चुअली 8,000 की इसकी बुक वैल्यू थी, और इस पर प्रॉफिट है अगर 1,500 का, तो 1,500 आप प्लस कर लें। इसका मकसद है आपके पास जो पुरानी वाली ओल्ड वैन जो थी वो एक्चुअली $9,500 के अंदर आपने डिस्पोज करी, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है ना $1,500 का। तो $9,500 की आपने पुरानी वाली वैन जो है वो पार्ट एक्सचेंज करी। $20,000 की नई प्राइस थी, 20,000 ये था, इसमें से $9,500 की पुरानी वाली वैन आपकी उसने ली। तो एक्चुअली आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ी, कैश पेमेंट। कैश पेमेंट जो है वो $10,500 की आपको करनी पड़ेगी।
और पूछता क्या है, व्हाट वाज द कैश आउटफ्लो अराइजिंग फ्रॉम द परचेज, कि कैश आउटफ्लो जो है वो कितना हो रहा है। तो कैश आउटफ्लो अभी आप देख कर आए कि $10,500 का कैश आउटफ्लो आपका होगा। और बात वही है कि $8,000 की ओल्ड वैन थी आपकी, आपने 1,500 प्रॉफिट के अंदर बेची, तो कॉमन सेंस है $9,500 के अंदर ये पार्ट एक्सचेंज आपने किया है, इसको डिस्पोज किया है, और इसके बदले इन अगेंस्ट क्या हो रहा है कि आपके पास एक वैन आ रही है जो $20,000 की है। तो $20,000 माइनस $9,500, यू गेट $10,500 विच यू हैव टू पे। तो ये जो थर्ड है, थर्ड की फिर बी चॉइस जो है फिर आपकी राइट चॉइस है, और लॉजिक आपने समझी। द नेट बुक वैल्यू ऑफ ए कंपनी, क्वेश्चन नंबर 4, द नेट बुक वैल्यू ऑफ ए कंपनी इज नॉन करंट एसेट्स वाज एज फॉलोज, कि बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू ये थी कि एट 1 जनवरी 2016 के अंदर 100,000 की थी, एट 31 दिसंबर 2016 जो ईयर एंड था उसमें $80,000 की थी। ड्यूरिंग 2016 एसेट्स वर सोल्ड फॉर $20,000 के एसेट्स जो बिके वो $20,000 के आपने बेचे, रियलाइजिंग ए प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ $5,000। और ये जो $20,000 के जो एसेट्स बिके हैं इस पर $5,000 का प्रॉफिट हुआ। तो $20,000 मेरे भाई आपके पास आए, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, इसको माइनस कर दें तो इसका मकसद है कि जो बुक वैल्यू जो थी, जो एसेट्स आपने बेचे, सोल्ड करे आपने, उनकी बुक वैल्यू जो है 15,000 थी। 15,000 के एसेट्स 20,000 में बेचे, जब भी तो आपको $5,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो 15,000 की ये बुक वैल्यू आ गई जो आपने बेचा। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2016 वाज $8,000, और डेप्रिसिएशन का जो चार्ज था जिसकी वजह से एसेट्स की बुक वैल्यू, एसेट्स की जो कॉस्ट है उसके अंदर रिडक्शन आता है, कमी आती है। क्योंकि बुक वैल्यू कब आती है, जब किसी भी एसेट की कॉस्ट में से जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जो भी आपने डेप्रिसिएशन आप निकाल रहे हैं वो माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आएगी। तो ये भी बुक वैल्यू को कम करेगा। व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑन न्यू एसेट्स इन 2016? 2016 के अंदर आपने एसेट्स में एक्सपेंडिचर कितना करा, एसेट्स आपने ख़रीदे, कितने के एसेट्स आपने ख़रीदे, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। दिस इज़ आई वांट टू से ही इज़ आस्किंग फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, के कैपिटल एक्सपेंडिचर के परचेजेस कितनी हुई है, या आपने कोई न्यू इंस्टॉलेशन करी है। तो परचेजेस जो नॉन करंट एसेट्स है उसमें कितना इजाफा हुआ, दिस इज़ व्हाट ही इज़ आस्किंग फॉर। तो लेट्स सी, हम करते ये हैं कि हमारे पास शुरू के अंदर जो एसेट्स थे 100,000 के एसेट्स थे हमारे पास एट स्टार्ट। इसके अंदर से आपने देखा 15,000 के एसेट्स बिक गए, ये माइनस कर दें, सोल्ड करा, इसकी बुक वैल्यू माइनस कीजिएगा आप, तो $85,000 आपके पास आ गया। इसके अंदर से लेस कर दें डेप्रिसिएशन, वो 8,000 का है, वो भी डेफिनेटली बुक वैल्यू को कम करेगा। तो ये 77,000 ये आपके पास बुक वैल्यू एट एंड आपके हिसाब से आई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बुक वैल्यू ये भी आपको बता रहा है 31 दिसंबर को कहता है 80,000 है, तो अब आपके हिसाब से 77,000 आई, और गिवन कितनी है क्वेश्चन के अंदर, 80,000 गिवन है। तो ये 3,000 क्या हुआ, ये एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका, यही इजाफा हुआ है एसेट्स के अंदर। क्योंकि देखिए आपके हिसाब से तो 77,000 बचना चाहिए, बच रहा है 80,000, तो फिर आया कहाँ से, डेफिनेटली आपने एक्सपेंडिचर किया, आपने एडिशन आया है फिक्स एसेट्स के अंदर। तो ये अगर 3,000 आप देखें तो चॉइस ए के अंदर 3,000 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वी कैन सेफली से कि जो हमारी ए चॉइस है वो फिर राइट चॉइस बनती है, और वो समझ आपने लिया है किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड आफ्टर ए सस्पेंस अकाउंट वॉज ओपन, कि जब सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, जब ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट नहीं होता है, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर नॉट इक्वल, तो उस वक्त फिर हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट खोलने के बाद ये चीज़ें पता चली, कहता है मोटर रेपियर्स ऑफ $400 वर क्रेडिटेड टू द मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट, कि मोटर रेपियर हुई थी उसको मोटर व्हीकल के अकाउंट में वर क्रेडिटेड, आपने क्रेडिट कर दिया। अगर आप डेबिट करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप मोटर रेपियर को मोटर व्हीकल में डेबिट कर देते तो सस्पेंस अकाउंट खुलता ही नहीं, क्योंकि आप मोटर रेपियर को भी डेबिट आपको करना था। अगर आपने एक्सपेंस को डेबिट नहीं करते, आप नॉन करंट एसेट्स को डेबिट कर देते, लेकिन एनी हाउ डेबिट तो हो जाता ना।
क्रेडिट तो फिर आपका बैंक, अगर आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है तो बैंक तो क्रेडिट दोनों जगह हो जाता। हुआ ये कि आपने उसे क्रेडिट कर दिया, तो इसका मकसद ये हुआ कि आपने बैंक को भी क्रेडिट कर दिया, पेमेंट करी, और मोटर व्हीकल को भी क्रेडिट कर दिया। कितने से? 400 से। तो जब ये दोनों क्रेडिट हो गए तो फिर डेफिनेटली सस्पेंस अकाउंट तो खुलेगा, क्योंकि मोटर व्हीकल को आपको डेबिट करना चाहिए था। आपने मोटर व्हीकल को क्रेडिट कर, रेपियर अकाउंट को आपको डेबिट करना चाहिए था, उसके बजाय मोटर व्हीकल को आपने क्रेडिट कर दिया, तो सस्पेंस डेफिनेटली यहाँ पर खुलेगा। अगर आप मोटर व्हीकल को डेबिट कर देते तो फिर शायद ना पड़ता, क्योंकि डेबिट डेबिट इक्वल हो जाता। तो यहाँ पर सस्पेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वो एरर है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आपका टाई बैक नहीं होगा। क्योंकि देखिए दोनों क्रेडिट साइड के ऊपर आ रहे हैं, तो फिर डेबिट तो होगा ही नहीं, डेबिट आपका कम हो जाएगा। जब डेबिट कम होगा तो फिर आपको डेबिट अकाउंट जो है वो खोलना पड़ेगा। तो ये आ जाते हैं। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज डेबिटेड इन द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट एज $2,500 इंस्टेड ऑफ $5,200। कि इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट कर दिया आपने इन द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट एज $2,500। तो इंस्टेड ऑफ 5,000, एक्चुअली खर्चा $5,200 का था, आपने $2,500 से रिकॉर्डिंग कर दी। तो 2,700 से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा हो गया। तो आपने अगर पेमेंट करी थी तो बैंक को तो आप सही क्रेडिट कर रहे हैं, यानी बैंक तो सही क्रेडिट हुआ $5,200 से, लेकिन आपने इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट कर दिया $2,500 से। तो मेरे भाई डेबिट और क्रेडिट तो टाई बैक नहीं होगा, तो यहाँ भी फिर सस्पेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि ट्रायल बैलेंस आपका टाई बैक नहीं होगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। A $450 कैश परचेजेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल हैड बीन कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक। क्या आपने कैश परचेज करी थी, इनको आप बेचते, लेकिन ये कम्प्लीटली ओमिट हो गया, तो ना डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ। तो ये वो एरर है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस जो है उसके एग्रीमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस आपका टाई बैक हो जाएगा, क्योंकि ना आपने डेबिट रिकॉर्ड किया ना आपने क्रेडिट रिकॉर्ड किया। तो ये वो एरर है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो डेबिट ट्रायल बैलेंस आपका टाई बैक हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड ऑफ $50 हैड बीन डेबिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। के डिस्काउंट अलाउड का मकसद है जो आपने अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हैं, वो एक्चुअली था। तो आपको एंट्री पास करनी थी डिस्काउंट अलाउड डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। आपने क्या करा, वो हैड बीन डेबिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने डिस्काउंट रिसीव को डेबिट कर दिया और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करा। तो देखें, आपने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट नहीं किया, आपने डिस्काउंट रिसीव को डेबिट कर दिया, लेकिन डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह दोनों चीज़ें मौजूद हैं और अमाउंट भी सेम है। इस मिस्टेक की वजह से भी ट्रायल बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और वो टाई बैक हो जाएगा। ऐसी तमाम मिस्टेक जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टाई बैक ना हो, वहाँ पर सस्पेंस की ज़रूरत पड़ती है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर मैंने पूरा एक 2-3 लेक्चर्स हैं मेरे, अगर आप क्लासेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के नाम से फोल्डर है। तो अगर किसी के कंसेप्ट बिल्कुल ही ख़राब हैं तो एक दफ़ा देख ले थोड़ी देर के लिए जाके, तो बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एनी हाउ मैं आपको समझाया मैंने कि इस एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अलबत्ता शुरू के हमने जो 1 और 2 को हमने देखा तो वो फिर इम्पैक्ट आपने देखा कि फ़र्क पड़ रहा है कि ट्रायल बैलेंस टाई बैक इन 2 की वजह से नहीं होगा। पूछता है विच आइटम वुड बी एंटर्ड इन द सस्पेंस अकाउंट, कौन से आइटम सस्पेंस अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। तो 1 और 2 अभी हमने देखा कि 1 और 2 जो है वो बेसिकली उसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा था ट्रायल बैलेंस के ऊपर कि वो टाई बैक नहीं हो रहा था। लॉजिक मैंने आपको बताई कि मोटर रिपेयर को हमने क्रेडिट कर दिया, तो बैंक भी क्रेडिट है, मोटर व्हीकल भी क्रेडिट है, तो डेफिनेटली डेबिट साइड तो फिर आपकी कम हो जाएगी। जब डेबिट कम होगी तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपके पास, सस्पेंस अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। तो एक तो ये आपका प्रॉब्लम था जिसकी वजह से सस्पेंस आएगा। और यहाँ पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी की फिर आपने ज़्यादा कम रिकॉर्ड कर दी, तो बैंक तो सही क्रेडिट हुआ $5,200 से, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कम अमाउंट से डेबिट है, तो अगेन फिर सस्पेंस आपको करके ट्रायल बैलेंस को टाई बैक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, विच आइटम अपीयर इन अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। कौन से आइटम अपीयर होंगे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है कि तमाम कस्टमर्स का
मिलाकर एज ए होल जब हम लेजर बना रहे होते हैं, जिस जो फिर डेफिनेटली उठकर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी जाता है टोटल अमाउंट, क्योंकि फ़र्ज़ कर लें कि यूटिलिटी कंपनी है, उसके तो मिलियंस के अंदर कस्टमर्स हैं। अब वो मिलियंस कस्टमर थोड़ी आप बैलेंस शीट के अंदर जाकर लिखेंगे। बैलेंस शीट के अंदर तो आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे, तो वो ट्रेड रिसीवेबल एक्चुअली सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से आता है उठकर, तो ये याद रखिएगा। और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है वो क्या क्या आएगा उसके अंदर याद रखिएगा। जिस एंट्री के अंदर भी ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और क्रेडिट हो रहा है उसका ताल्लुक सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से है। जैसे पहली एंट्री देखें, कैश डिस्काउंट अलाउड। अगर आप कैश डिस्काउंट देंगे तो कैश डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये पैसा अब आप कस्टमर से नहीं लेंगे तो डेफिनेटली सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर जाएगा। क्रेडिट सेल्स की एंट्री तो पता ही है आपको, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो ये भी फिर सही एंट्री है। पेमेंट टू ट्रेड पेएबल की पेमेंट कर रहे हैं, ट्रेड पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट, और इसका ताल्लुक सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट से है, जो हमारे सवाल में वो नहीं पूछ रहा है, तो ये एंट्री नहीं आएगी। रिटर्न्स इनवर्ड का मकसद है कि जो माल बेचा था वो वापस आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। जब आप ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे तो अगेन मैंने आपको समझाया कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर आएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये तीन जो हैं ये फिर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आएंगी। ये फिर आपको बी चॉइस के अंदर दी हुई है, तो इसका मकसद हुआ क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसकी राइट चॉइस जो है फिर बी चॉइस बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बी। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एट 31 दिसंबर 2016। ये आपको दिए हुए हैं, अकाउंट दिए हुए हैं। कहते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द नेट करंट एसेट्स। नेट करंट एसेट्स की नेट करंट लाइबिलिटी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द नेट करंट लाइबिलिटी। नेट करंट लाइबिलिटी कैसे आती है? नेट करंट लाइबिलिटी आती है कि करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज माइनस करंट एसेट। करंट लाइबिलिटी में से अगर हम करंट एसेट्स को माइनस कर दें तो नेट करंट लाइबिलिटी आपकी आ जाएगी। तो अगर करंट एसेट्स की वैल्यू कम है, लेट्स सी हम देखते हैं कि नेट करंट लाइबिलिटी कैसे है। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को आप जहन के अंदर रखिएगा। अब आप करंट एसेट्स देखें कौन कौन से हैं। पहले तो करंट लाइबिलिटी भी देखते हुए आते हैं। अदर पेएबल जो है करंट लाइबिलिटी है, इसको लिख लें। करंट लाइबिलिटी क्या लाइबिलिटी होती है? विद इन 1 ईयर व्हाट लाइबिलिटी यू हैव टू पे इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। एंड करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच विल गिव यू द बेनिफिट्स विद इन 1 ईयर, तो वो फिर करंट एसेट्स कहलाते हैं। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक में आपका जो अकाउंट था उससे ज़्यादा पैसे आपने निकलवा लिए, अगेन करंट लाइबिलिटी है आपकी। कैपिटल का ताल्लुक तो ऑनर्स इक्विटी से है, ड्राइंग का भी है, इसको छोड़ दें। इन्वेंट्री अलबत्ता आपका करंट एसेट्स है। वो इन्वेंट्री जो बिकेगी, जिसको आपने इसलिए रखा हुआ है कि आप बेचेंगे, विद इन अ ईयर बिकेगा वो, उसमें कमी आएगी, वो करंट एसेट्स हो गया। अदर रिसीवेबल, कुछ और रिसीवेबल हैं, आपने मकान, आपने कमीशन पे काम किया या आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसको आपने रेंट पे दिया हुआ है, वहाँ से पैसा आना है, तो इसको भी करंट एसेट्स कहते हैं। ये पैसा आएगा, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुँचाएगा। ट्रेड पेएबल, जो पेमेंट करनी है सप्लायर को, करंट लाइबिलिटी है आपकी। ट्रेड रिसीवेबल, जो कस्टमर से पैसा रिसीव करना है, करंट एसेट्स है आपका। तो ये आपने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी कर लिया। आप करंट एसेट्स को हम टोटल करते हैं, 9050 एक है, अदर रिसीवेबल 14201 है, उसके बाद इन्वेंट्री आपकी दी हुई है 14610, इसको प्लस कर लें और देख लें। बस ये मेरा ख्याल है आपके करंट एसेट्स पूरे हो गए। 3 थे, इन्वेंट्री, अदर रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल, इन तीनों को आपने प्लस किया तो 25,080 ये आपके करंट एसेट्स आ गए। अब आप आ जाए करंट लाइबिलिटी की तरफ। करंट लाइबिलिटी में एक ट्रेड पेएबल है 1880, ये आ गया। एक आपका ट्रेड पेएबल है 14110, इसको प्लस कर दें। और एक बैंक ओवरड्राफ्ट है 11,600, इसको प्लस कर दें, तो ये 27,590। 27, ये आप देख रहे हैं करंट लाइबिलिटीज़ आपकी ज़्यादा हैं,
इसीलिए उसने नेट करंट लाइबिलिटीज़ आपसे पूछा। तो करंट लाइबिलिटी है 27,590 की, माइनस कर दें 25,080, तो 25,080 ये हो गया आपका 9,050 प्लस 1420 प्लस 25,080 में से 27,590 में से माइनस कर दिया 25,080, तो 2510 नेट करंट लाइबिलिटी। क्योंकि लाइबिलिटीज़ आपकी करंट एसेट्स से बढ़ गई, आप देख रहे हैं आपकी करंट लाइबिलिटीज़ 27,590 की हैं और आपके करंट एसेट्स जो हैं $25,080 के हैं। तो नेट करंट लाइबिलिटीज़ आपकी 2510, और ये बी चॉइस के अंदर उसने आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वी कैन सेफली से कि बी चॉइस हमारी नेट करंट लाइबिलिटी, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो बी चॉइस हमारी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑफ ए बिजनेस बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन इट्स बैंक स्टेटमेंट। कि ये आइटम्स जो हैं कैश बुक के अंदर तो रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन अभी तक बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। चेक ड्रॉन का मकसद है अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक्स का मकसद है वो चेक्स जो आपने इशू को कर दिए अपने सप्लायर को, लेकिन अभी तक वो बैंक नहीं पहुंचे। आप अपनी कैश बुक से बैंक से आपने माइनस कर दिया है, लेकिन बैंक में अभी तक नहीं पहुंचे। अमाउंट बैंक का मकसद है कुछ पैसा आया था सेल्स से किसी और से, वो आपने बैंक के अंदर जमा कराया। तो अनकलेक्टेड अमाउंट भी कहते हैं, अनकलेक्टेड चेक भी कहते हैं, कि आपने बैंक में जमा कराया लेकिन अभी तक बैंक के अंदर किसी वजह से जमा नहीं हो सका। द कैश बुक शोज ए बैंक बैलेंस ऑफ 2,600 क्रेडिट। कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, कैश बुक आपको पता है कैश बुक में बैंक का डेबिट भी होता है और बैंक का क्रेडिट भी होता है। तो बैंक का जो बैलेंस था वो क्रेडिट बैलेंस था। क्रेडिट बैलेंस का मकसद आप समझ रहे हैं क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। याद रखिएगा, जब भी आपकी कैश बुक के अंदर जो बैंक बैलेंस है, अगर वो क्रेडिट बैलेंस आए तो उसका मतलब ओवरड्राफ्ट को शो कर रहा है कि आपने अमाउंट ज़्यादा निकाल लिया है अपने पैसों से। और अगर डेबिट बैलेंस हो तो वो एसेट को शो करता है, अब ये लाइबिलिटी शो हो रही है, जिसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका था, कहता है व्हाट इज़ द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना था वो दिया हुआ नहीं है, तो आप रिवर्स वर्किंग करके वहाँ पहुँच जाएं। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 2,600। ये माइनस के अंदर है क्योंकि ओवरड्राफ्ट है ये। चेक विड्रॉन, चेक ड्रॉन का मकसद है ये चेक आपने निकाल के अपने पास से तो माइनस कर दिया है, बैंक में नहीं पहुंचे तो, क्योंकि बैंक में पहुंचे ही नहीं है, आपने माइनस कर दिए, तो प्लस कर दें इसको। क्या कर दें इसको? अनप्रेजेंटेड चेक्स, इसको प्लस कर दें। ये 3,000 के हैं और ये फिर अब क्या होगा? चेक 3,000 के चेक्स आपने निकाल दिए, अब ये आपके बैलेंस को इसने प्लस कर दिया, ये अब आपका बैलेंस शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है? कि वो इतने चेक आपने माइनस करे, ये बैंक पहुंचे ही नहीं है, तो आप इनको अपने पास से, ओवरड्राफ्ट भी कम हो गया आपका और आपका अपना बैलेंस आ गया। अमाउंट बैंक का मकसद है $250 जो है आपने जमा करवाया है, बैंक में जमा नहीं हुआ, तो आप माइनस करते हैं इसको। लेस अमाउंट बैंक कितना है? 250, ये माइनस कर दें आप, तो व्हाट यू गेट 150, और 150 का डेबिट बैलेंस आया है। ये डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, लेकिन ये डेबिट बैलेंस अगर कैश का है तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या होगा? डेफिनेटली ये बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट बैलेंस। क्या आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि देखिए हमारा डेबिट बैलेंस आ गया एक्चुअली। अब हमारी कैलकुलेशन ये बता रही है कि हमारा पैसा, अगर ये एडजस्टमेंट हमने जैसे यहाँ प्लस माइनस करा, तो इट शोज़ कि अब हमारा पैसा बैंक के अंदर है। जब हमारा पैसा बैंक का है तो ये डेबिट बैलेंस होता है, और जब हमारा डेबिट बैलेंस होगा तो याद रखिएगा बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो बैंक के पास जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो कितना होगा? 150 होगा। दिस इज़ द ट्रिकी पॉइंट जो आपको जहन के अंदर रखना है। और $150 का क्रेडिट बैलेंस होगा बैंक स्टेटमेंट का।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीचे देख रहे हैं आप डेबिट भी दिया हुआ है। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो राइट चॉइस है वो ए है, और वो क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। जो आपने समझा है उठा के, क्योंकि हमारा डेबिट बैलेंस हो रहा है तो डेफिनेटली बैंक का फिर ये क्रेडिट बैलेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। फिन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फिन ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड्स करी। कैपिटल एट स्टार्ट ये है 19,800, प्रॉफिट आपका 24,000 है। तो 19,800 में प्रॉफिट जमा होता है, इसको प्लस कर दें तो 43,800 आपको पता है कैपिटल के अंदर प्रॉफिट जमा होता है। ड्राइंग दी हुई है, ड्राइंग को माइनस कर दें, ये माइनस करें 19,500 आपने माइनस किया तो 24,300। ये ड्राइंग और दी हुई है, गुड्स भी ली है तो इसको भी माइनस कर दें, -1,100 माइनस के 23,200। कहता है प्राइवेट व्हीकल ट्रांसफ़र टू बिजनेस यूज़। प्राइवेट व्हीकल जो है बिज़नेस के इस्तेमाल के लिए, ये प्लस कर दें इसमें क्योंकि ये कैपिटल इंजेक्शन है एक तरीके से। ऑनर मज़ीद पैसा लगा रहा है अपनी प्राइवेट व्हीकल की फॉर्म में, ये उसके कैपिटल को बढ़ाएगी। तो इसको 6,000 आप इसके अंदर प्लस कर दें तो ये $29,200 का कैपिटल आ जाएगा आपके पास, कैपिटल एट एंड, ये प्लस हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल है। व्हाट वाज फिन्स कैपिटल एट एंड ऑफ द ईयर। फिन का कैपिटल एट एंड कितना था तो $29,200 अभी हम निकाल कर आ रहे हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर। कैपिटल एट स्टार्ट जो था उसके अंदर प्रॉफिट को प्लस कर दें, ड्राइंग को माइनस कर दें। जो प्राइवेट व्हीकल वो ट्रांसफर कर रहा है उससे भी उसका कैपिटल बढ़ेगा तो उसको प्लस कर दें उठा के, एंड दैट्स ऑल। तो सी चॉइस आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो राइट चॉइस है वो सी चॉइस है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कोई इशू नहीं है। 10 के अंदर आते हैं। बिजनेस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक बिजनेस ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी, ईयर 1 ईयर 2। ईयर 1 में प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रहा है ईयर 1 ईयर 2 की। द ऑनर देन डिस्कवर्ड दैट एट द एंड ऑफ ईयर 1 द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वाज ओवर स्टेटेड बाय $2,000 के एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो थी वो ओवर स्टेटेड हो गई थी, आपने गलती से ज़्यादा लिख दी थी। व्हाट आर द एरर्स, व्हाट आर द करेक्ट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिगर्स। के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की राइट फिगर क्या होगी और प्रॉफिट्स की राइट फिगर क्या होगी अगर आप इस गलती को, एरर को सही करते हैं। तो पहले तो कंसेप्चुअली समझते हैं कि हुआ क्या है। देखिए एक होता है गुड्स। परचेजेस के अंदर आप क्या करते हैं, परचेजेस के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री होती है आपकी। ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को प्लस करते हैं आप। ओपनिंग इन्वेंट्री फर्स्ट करें 5,000 थी, परचेजेस 50,000 है, तो ये कितना आ गया 55,000 आपका आ गया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसके अंदर से लेस करते हैं आप एंडिंग इन्वेंट्री, ये फर्स्ट कर लेते हैं 10,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स 45,000 की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब सफर्स कर लेते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड हो गई। ये 5,000 तो सही है, परचेजेस भी सही है 50,000 की, ये 55,000 की फिगर भी सही है, लेकिन हुआ ये कि ये 10,000 जो था ये 12,000 हो गया गलती से। अब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हुई आपकी, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें कम हो गई, और जब कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई तो प्रॉफिट बढ़ गया। हैव यू गॉट माय पॉइंट? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल। आपने देखा कि एंडिंग इन्वेंट्री को हमने ओवर स्टेटेड कर दिया 2000 से, तो 2000 से हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई, और कॉस्ट जब कम होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, प्लस बढ़ जाएगा। तो ये जो पहले साल का तो मसला ये था कि हमारा जो कॉस्ट, इसको अगर हम सही करने जाएंगे तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ जाएगी 2000 से, जो भी दी हुई है 240,000 जो दी हुई है, एक्चुअली क्या होगी ये जो जैसे आप देख रहे हैं 43,000 नहीं होगी बल्कि 45,000 होगी, और प्रॉफिट जो बढ़ा हुआ है वो भी कम हो जाएगा, ये प्रॉफिट 30,000 नहीं बल्कि 28,000 होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 240,000 होगी और प्रॉफिट 28,000 होगा। तो ये इत्तेफाक से
दो जगह दिया हुआ है। अब इसका हम नेक्स्ट ईयर के अंदर भी इम्पैक्ट देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर के अंदर ये ओपनिंग इन्वेंट्री, ये जो मिस्टेक थी इसमें यह हुआ कि ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंट्री देखें ये जो अगर करेक्ट होता है, मिसाल के तौर पे ये अगर करेक्ट था तो करेक्ट एंडिंग इन्वेंट्री कितनी थी 10,000, तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 बनती, लेकिन गलती से कितनी बन गई 12,000। परचेजेस फॉल कर लेते हैं, इसमें तो सही हुआ 50,000, यहाँ भी 50,000 आ जाएगा, तो ये 60,000 आपका गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, लेकिन यहाँ 62,000 आप देख रहे हैं, इसमें से लेस कर दें एंडिंग इन्वेंट्री, ये 10,000 की थी, तो ये दोनों जगह इस साल सही हो गई। वो पिछले साल मिस्टेक हुई थी, इस साल मिस्टेक नहीं हुई सेकंड ईयर में, तो ये 50,000 आप देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, और ये क्या हुआ, ये 52,000 आ गई। आप देख रहे हैं 2,000 से कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा है। ओपनिंग इन्वेंट्री का मकसद ये हुआ, यहाँ डायरेक्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री में 2,000 की मिस्टेक तो पिछले साल से चली हुई आ रही है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ी हुई है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ी हुई है। यहाँ देखें एंडिंग इन्वेंट्री अगर बढ़ी हुई थी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, एंडिंग इन्वेंट्री का इन्वर्स रिलेशनशिप है। याद रख लें अपने पास कि एंडिंग इन्वेंट्री अगर ओवर स्टेटेड हो गई है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर स्टेटेड हो जाएगी, लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ी है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ जाएगी। अब अगर इसे हमें सही करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स को हमें कम करना पड़ेगा। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो सेकंड ईयर में 320,000 दिया हुआ था, जब ये कम होगा तो कितना हो जाएगा 318,000 हो जाएगा। देख रहे हैं आप, यहाँ भी 318,000 दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि पहले साल हमने ये तय कर लिया था कि 28,000 एंड 242,000 है, इसलिए हम नीचे नहीं जाएंगे, सी हमारा जो है था। और क्योंकि ये 300 कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम होना चाहिए, हम देख रहे हैं कि ये कम होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी। यहाँ क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ी हुई है तो जो प्रॉफिट है वो माइनस हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब है जो भी प्रॉफिट था, जब हम इस गलती को सही करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो सेकंड ईयर का प्रॉफिट 40,000 था, एक्चुअली 40,000 नहीं, ये फिर 42,000 होगा। इसका मकसद है फिर सी चॉइस जो है आपकी राइट चॉइस बनती है। और क्यों बनती है मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताया एग्जाम्पल के ज़रिए, कि आप एग्जाम्पल करके ख़ुद भी देख लें उठा के कि आपसे गलती हुई तो फिर क्या होगा। और आपने ये सीखा कि अगर एंडिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल इसके अंदर था। अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, सैम वाज अनेबल टू कंडक्ट ए फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2016 के सैम जो है वो फिज़िकल इन्वेंट्री को काउंट नहीं कर सका 31 दिसंबर 2016 को। तो उसे पता नहीं था कि एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, उसने गिना नहीं। ऑन 3 जनवरी 2017 इन्वेंट्री हैड बीन सोल्ड टू अब्दुल, अब्दुल को माल बेचा 11,950 के अंदर। ये सेलिंग प्राइस सेल्स है आपकी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस इन्वेंट्री हैड बीन $9,560, लेकिन इसकी जो कॉस्ट थी वो $9,560 थी। तो ये माल आपने बेच दिया। ऑन 4 जनवरी 2017 इन्वेंट्री हैड बीन रिटर्न बाय सीता, सीता से इन्वेंट्री वापस आ गई। इट हैड बीन सोल्ड फॉर $2,390, ये इसकी सेलिंग प्राइस थी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस इन्वेंट्री वाज $1,912, इसकी कॉस्ट जो थी $1,912 थी। Sam valued his inventory at 5th January 2017 at cost 59,750। 5 जनवरी को उसने अपनी एंडिंग इन्वेंट्री जब देखी तो पता चला कि भाई वो 59,750 है। कहते हैं व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2016। 31 दिसंबर 2016 को ये वैल्यू कितनी थी। तो बड़ा सिंपल है, आपने जो अगर आपके पास 2016 की इन्वेंट्री होती जो नहीं है अभी आपके पास, तो जो माल बेचा था उसको आप माइनस कर देते और जो माल वापस आया था उसको आप प्लस करते। अब आप उल्टा चलना शुरू करें, ये जो आया था इसके अंदर जो माल वापस आया है उसको आप माइनस कर दें। तो 59,750 इसके अंदर प्लस कर दें आप, बल्कि आपने प्लस करते हैं आप, तो प्लस नहीं आप माइनस कर दें, क्योंकि आप नॉर्मली क्या करते हैं इसको प्लस करते हैं आप
ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर अगर आपका होता, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री में इसको आप माइनस करते, जो बेचा था, और जो वापस आया उसको प्लस करते। तो आप रिवर्स जब चलेंगे तो उल्टा करें, इसको आप प्लस करते तो इसको माइनस कर दें 19। और ये कॉस्ट लीजिएगा, सेलिंग प्राइस नहीं लीजिएगा, याद कर। जो इसकी कॉस्ट दी हुई है वो इसकी भी कॉस्ट लेंगे और ऊपर वाले की भी लेंगे। 1912 को माइनस करें, 59,750 माइनस 1912, तो ये आ गया 57,838। और इसके अंदर से ये जो 9560 है, इसको आप माइनस करते तो आप इसको आप प्लस कर दें, क्योंकि हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। तो 9560 इसके अंदर प्लस कर दें, तो ये 67,398, ये आपके पास 67,938 जो है, ये दिसंबर 31 दिसंबर 2016 की वैल्यू है। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं 67,398 जो आपके पास चॉइस सी के अंदर 11 के अंदर दिया हुआ है, ये दिस इज़ द राइट चॉइस। आप इसको कर भी देख लें। ये आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री है, ये माल बिका है, इसको माइनस कर दें आप, ये माल वापस आया, इसको प्लस करें तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो होल कंसेप्ट इज़ दैट के रिवर्स आपको बस वर्किंग करके ये फिगर निकालनी थी जो आपने निकाली। तो क्वेश्चन नंबर 11 की राइट चॉइस सी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, विच आइटम इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हेन ए पार्टनर ज्वाइंस ए पार्टनरशिप। जब पार्टनर कोई पार्टनरशिप ज्वाइन करता है तो कौन सा अकाउंट आप कंसिडर नहीं करेंगे। बैलेंसेज ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो करंट अकाउंट के अंदर पार्टनर्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं, उसको फिर कोई नया पार्टनर अगर एडमिशन हो रहा है तो उसको डेफिनेटली हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो पुराने वाले पार्टनर्स हैं और उनका फिर लेना देना कुछ नहीं है। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द न्यू पार्टनर, ये तो मोस्ट रिलेवेंट है कि आप इसको डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि उसका कैपिटल है और वो नया पार्टनर आके कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको बिल्कुल करेंगे। चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, तो मैंने आपको कई दफ़ा कराया है, मेरे पुराने भी सवाल देख लीजिएगा, उसमें से गुडविल है। अब गुडविल जो है पुराने वालों के अंदर जो है वो पुराने वालों के हिसाब से, रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, लेकिन गुडविल को राइट ऑफ करते हैं क्योंकि बिजनेस में उसे नहीं रखते, तो वो न्यू रेशो के हिसाब से उसको राइट ऑफ करते हैं। तो ये भी रिलेवेंट है, गुडविल तो है ही रिलेवेंट के पुराने वाले जो है, जो कुछ भी इनकी एफर्ट्स है, जो कुछ है उसके अगेंस्ट के अंदर वो गुडविल लेंगे। तो ये तीनों रिलेवेंट हैं। सिर्फ एक अकाउंट जो ए चॉइस है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि उसे हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है अगर नया पार्टनर कोई बिजनेस ज्वाइन कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर फिर राइट चॉइस ए चॉइस है आपकी। 13 में आते हैं, अली, भारती एंड चंद वन इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1। 3:1 की इनकी रेशो है। भारती रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप ऑन 30 जून 2016। भारती जो है वो रिटायर्ड हो गई 30 जून 2016 को। द फॉलोइंग वर द बैलेंसेज अवेलेबल एट 30 जून 2016। 30 जून 2016 को ये बैलेंस दिए हुए थे। अली का बैलेंस है, भारती रिटायर्ड हुई है, इसका 40,000 का क्रेडिट बैलेंस था और $6,100 का डेबिट बैलेंस है। डेबिट का मकसद है भारती को ये पैसा बिजनेस को देना है। तो अगर मैं 40,000 में से माइनस कर दूँ $6,100, तो एक्चुअली इसका जो अकाउंट बनता है $33,900 इसके बनते हैं। ऑन हर रिटायरमेंट, भारती रिटेन्ड ए पार्टनरशिप मोटर व्हीकल एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ $4,000। $4,000 की इसने मोटर व्हीकल भी ले ली, ये भी माइनस कर दें 29, क्योंकि ये मोटर व्हीकल जाएगी तो इसको पेमेंट नहीं करनी है, इसके अकाउंट से हम काट लेंगे। गुडविल वाज वैल्यूड एट $39,000। गुडविल जो है वो $39,000 की वो भी है, तो वो डेफिनेटली इसमें भी बटेगी। भारती का रेट जो है 2 है। 3:1 का मकसद हुआ 3:1। 3:5 इज इक्वल टू 1/6। इसका मतलब 2/6 जो है भारती का है। तो अगर 39,000 में लिखूं एंड मल्टीप्लाइड बाई 2/6 करूं जो भारती का है, तो ये 13,000 बनते हैं। ये गुडविल का शेयर भारती को मिलेगा, तो गुडविल का शेयर भी आप प्लस करते हैं इसमें से। $42,900।
ये 42,900 जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली भारती को पेमेंट करनी थी। भारती बी चॉइस के अंदर आप देख रहे होंगे 13 में बी चॉइस में 42,900 उसने दिया हुआ है। तो दिस इज़ द राइट चॉइस। द वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि उसका कैपिटल दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस था, हमने माइनस कर दिया। गुडविल जो उसने मोटर व्हीकल वो ले रही है वो हमने माइनस कर दिया उसमें से, क्योंकि वो अपने पैसे नहीं देने पड़ेंगे अब। और गुडविल का जो शेयर बनता है वो हमने प्लस कर दिया। जो अमाउंट आई वही राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। पार्टनरशिप मेंटेन्स बोथ कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स फॉर इट्स बिजनेस। कि पार्टनरशिप जो है वो कैपिटल अकाउंट्स भी मेंटेन कर रही है, करंट अकाउंट भी करती है। ऐसा कब होता है? जब हम फिक्स नेचर की चीज़ें जो है कैपिटल अकाउंट्स के अंदर लेकर जा रहे होते हैं, और जो रेवेन्यू नेचर की जो आपकी ईयर बाय ईयर जो चीज़ें आ रही होती हैं फिर वो करंट अकाउंट में मेंटेन होती है। लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रेजिडुअल प्रॉफिट को जब हम दे रहे होते हैं ये सब करंट अकाउंट में जाते हैं। तो व्हाट इज़ द करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर्स एक्स? कि पार्टनर एक्स जो है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दे रहे हैं तो सिंपल एंट्री होगी उसकी, अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और करंट अकाउंट जो है वो पार्टनर का एक्स का वो, क्योंकि कैपिटल में मैंने जैसे बताया कि याद रखिएगा कैपिटल के अंदर फिक्स नेचर की लाइक रिवैल्यूएशन ऑफ ऑन फिक्स एसेट्स, उसका प्रॉफिट वहाँ जाएगा। जो अप्रोप्रिएशन करंट ईयर का प्रॉफिट है वो फिर करंट अकाउंट में जाएगा। तो क्या होगा? अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और एक्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसका करंट अकाउंट बढ़ जाएगा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसके अंदर आपकी बी चॉइस पे राइट बनती है। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द ट्रीटमेंट ऑफ परचेज गुडविल फॉर ए लिमिटेड कंपनी। के कौन सा स्टेटमेंट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि अगर हम कोई बिजनेस खरीद रहे हैं तो मतलब ट्रीटमेंट ऑफ परचेज गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी? देखिए गुडविल क्या होती है? एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है जो आपको नज़र नहीं आता, लेकिन क्योंकि कंपनी में जो लोग हैं उनकी एफर्ट्स होती है, कोई लोकेशन बहुत अच्छी है बिज़नेस की और उस लोकेशन की वजह से या कर्टेसी है लोगों की, स्किल्ड वर्क फोर्स है, वॉट एवर इट इज़, कोई ऐसी इंटेंजिबल चीज़ है जिसकी वजह से वो बिज़नेस प्रॉस्परस हो रहा है, उसमें प्रोग्रेस भी है, वो पैसे भी बना रहा है। समटाइम्स आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ गुडविल कि देयर आर 2 रेस्टोरेंट्स, यू गो ओवर देयर। एक रेस्टोरेंट में आपको बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट वीआईपी, आप रॉयल फील करते हैं, आपकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, वो आपको खाना टाइम पे सर्व हो रहा है, फूड की क्वालिटी भी अच्छी है सब, और उस सबसे बढ़कर जो स्टाफ है वो बहुत कर्टियस है, आपको बड़ा अच्छा फील होता है। एक दूसरा रेस्टोरेंट है उसकी भी फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ के लोग कर्टियस नहीं है, बट डिलीवरी टाइम के ऊपर नहीं होती, आप इंतज़ार ही कर रहे होते हैं। वेयर विल यू गो द नेक्स्ट टाइम? डेफिनेटली वहाँ जाएंगे जहाँ एक पैकेज आपको अच्छा मिल रहा होगा। वो इंटेंजिबल चीज़ें हैं जो कर्टेसी है, टाइम के ऊपर खाना सर्व करना है तो क्रॉकरी बेहतर हो, अपीयरेंस अच्छी हो। अब ये तमाम चीज़ें इंटेंजिबल हैं, लेकिन ये गुडविल की एग्जांपल्स के अंदर आती हैं। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है और ये फिर एमोर्टाइज होती है। जैसे नॉन करंट एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं तो गुडविल इंटेंजिबल है, इसको एमोर्टाइज करते हैं, जो भी इसकी लाइफ होगी 5, 10, 15 जो भी हम रखते हैं उसके हिसाब से फिर इसको एमोर्टाइज कर देते हैं। तो ये इसकी स्टोरी थी। तो टेंजिबल तो है ही नहीं है, इसलिए इसको तो आप ख़त्म कर दें। इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स दैट कैन बी एमोर्टाइज, ये वाला जो सी चॉइस है आपकी वो फिर राइट चॉइस है। इसे मैंने बताया कि इंटेंजिबल एसेट्स है और डेप्रिसिएशन की तरह ही इसको एमोर्टाइज कर देते हैं। एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं, गुडविल को क्रेडिट कर देते हैं और उसकी लाइफ के ऊपर उसको लाइक नॉन करंट एसेट्स की तरह करते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स एंड गुडविल इज दैट गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड दैट कैन बी एमोर्टाइज्ड, एंड इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स दैट कैन बी डेप्रिशिएटेड। ये इनकरेक्ट है, मैंने बताया एमोर्टाइज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर हम अपने इस लेक्चर को रोकते हैं। इंशाल्लाह फिर इसका जो अगला जो लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। कीप स्माइलिंग एंड प्रैक्टिसिंग, होप इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू गेट A+ इन योर